ये हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के वो साइलेंट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने देश को 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाला और 10 सालों तक इंडिया को सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बनाया। और इनके दूसरी तरफ है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक ऐसे मास्टर कम्युनिकेटर जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स का पूरा नक्शा ही बदल दिया। दो अलग सदियां, दो अलग कहानियां, लेकिन दोनों का मकसद सिर्फ एक, इंडिया। हाय मनमोहन सिंह, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन हमारे देश में हमेशा एक डिबेट होती है कि आखिर दोनों में से बेहतर प्रधानमंत्री कौन है। एक पक्ष कहता है कि मनमोहन सिंह बेस्ट है, इंडिया ने उनके दौर में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 9% प्लस जीडीपी ग्रोथ रेट देखी, करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए। और वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि मोदी से बेहतर कोई नहीं। मोदी जी ने जीएसटी लागू किया, वेलफेयर स्कीम्स को डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाया और इनकी वजह से पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? लेकिन सिर्फ इन चीजों से ये डिसाइड कर देना कि बेहतर प्रधानमंत्री कौन है बहुत मुश्किल है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किसके दौर में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई, किस सरकार की फॉरेन पॉलिसी अच्छी थी, टैक्स पॉलिसीज और शेयर मार्केट को किस सरकार ने बेहतर मैनेज किया, और करेंसी परफॉर्मेंस से लेकर ग्राउंड रियलिटी तक आपको सब कुछ पता चलेगा आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रह सकें। मनमोहन सिंह देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक बार भी लोकसभा का चुनाव नहीं जीते, लेकिन राजनीति से दूर रहकर ही उन्होंने देश के इंपॉर्टेंट और बड़े पदों को संभाला। लेकिन जैसे ही उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो पूरे भारत में एक अलग सा नैरेटिव फैला कि इस देश ने मनमोहन सिंह जितना कमजोर प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा। ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री पहले कभी नहीं देखा। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो बोलता ही नहीं, बड़े बड़े स्कैम्स हो जाते हैं पर फिर भी चुप रहता है और कई स्कैम्स के आरोप इनकी सरकार पर लगे। लेकिन आज के दौर में उन सब स्कैम्स को भूलकर मनमोहन सिंह की पॉलिसीज पर इल्जाम लगाए जाते हैं। और सबसे पहला और बड़ा आरोप जो मनमोहन सिंह की सरकार पर लगता है वो है पुअर कैपिटल एक्सपेंडिचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो पैसा जो सरकार देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च करती है, जैसे हाईवेज, रेलवेज, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज। और इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कैपेक्स कहते हैं। मनमोहन सिंह जब 2004 में प्रधानमंत्री बने तो उस समय हमारे देश का कैपिटल एक्सपेंडिचर था हमारी जीडीपी का 3.9%, यानी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हाईवेज पर अच्छा खासा पैसा लगा रही थी। लेकिन 2014 के आते आते ये कैपिटल एक्सपेंडिचर घटकर पहुंच गया 1.6%, यानी यूपीए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, रोड्स पर पैसा खर्च नहीं किया, जिसकी वजह से देश को कई परेशानियां झेलनी पड़ी। यूपीए सरकार ने इस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू पैसा डायरेक्टली जनता के हाथों में थमा दिया ताकि मार्केट में डिमांड बनी रहे। लेकिन जब सप्लाई को मजबूत नहीं किया, जिससे फैक्ट्रीज को टाइम पर बिजली मिले, ट्रांसपोर्ट इजीली हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेहतर हो, तो इसकी वजह से एक ऐसा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ जिसकी वजह से यूपीए 2 की सरकार में महंगाई डबल डिजिट में चली गई। आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन फिर आता है 2014, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही इस देश का कैपिटल एक्सपेंडिचर जमीन से आसमान पर पहुंच गया। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यूपीए सरकार में सिर्फ 2 लाख करोड़ था, वो मोदी सरकार में बढ़ते बढ़ते आज 12 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, यानी यूपीए सरकार से 6 गुना ज्यादा। आज हमारे देश की नेशनल हाईवे बनाने की स्पीड 30 से 35 किलोमीटर प्रतिदिन की है, जो पहले की सरकार में सिर्फ 11 से 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी। इकोनॉमिक्स में एक मल्टीप्लायर रूल है कि जब सरकार वेलफेयर स्कीम्स पर 100 रुपए खर्च करेगी तो रिटर्न में सिर्फ 90 रुपए मिलेंगे, लेकिन जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 रुपए खर्च करेगी तो रिटर्न में 250 रुपए मिलेंगे। तो अगर किसी देश को तेजी से ग्रो करना है तो इस सेक्टर पर खास फोकस देना पड़ता है। बीजेपी जब ओपोजिशन में थी तब यूपीए सरकार पर आरोप लगाया जाता था कि मनमोहन सिंह इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च नहीं करते, जिसकी वजह से देश की इकोनॉमी कभी भी कोलैप्स कर सकती है और इसकी वजह से हमारी करेंसी गिरती जा रही है। तो बहुत सारी चीजें यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में भी हुई, लेकिन एक चीज जो बिल्कुल साफ थी वो ये थी कि इनकी एबिलिटी टू पुश
इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स एंड टू टेक पॉलिसी डिसीजंस वो गड़बड़ा गई थी। यानी एक तरफ है देश की फाउंडेशन को मजबूत करने वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरी तरफ है मिडिल क्लास फैमिलीज का मंथली बजट, और इन दोनों के बीच का बैलेंस ही हर सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होती है। इंडिया आज भी अमीरों से ज्यादा एक मिडिल क्लास और गरीब तबके का देश है, जहां असल आबादी हाईवेज के बजाय रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए स्ट्रगल करती है। इसीलिए सिर्फ एक सेक्टर पर फोकस करने से इस देश की प्रोग्रेस नहीं हो सकती। इसके लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। अब आते हैं दूसरे बड़े इल्जाम पर जो मनमोहन सिंह की सरकार पर लगता है, रुपए की गिरती हुई कीमत। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? 2026 की शुरुआत होते ही इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका मिला। रुपया डॉलर के मुकाबले इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और बन गया एशिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी। मनमोहन सिंह जब 2004 में प्रधानमंत्री बने उस समय $1 45 रुपए के बराबर था, और 10 सालों के बाद जब सरकार बदली तब $1 60 रुपए के बराबर हो चुका था। यानी मनमोहन सिंह की सरकार के 10 सालों में 33% की बढ़ोतरी। अब जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उस समय $1 था 60 रुपए के बराबर, और उनकी सरकार के 10 सालों के बाद डॉलर हो गया 90 रुपए से ज्यादा। यानी जहां मनमोहन सिंह की सरकार ने छोड़ा था उससे 50% की बढ़ोतरी। तो आखिर रुपया डॉलर के मुकाबले इतना ज्यादा गिरा क्यों, और इसकी असली वजह क्या है उसे समझते हैं। डॉलर के बढ़ने और रुपए के गिरने का सबसे बड़ा रीजन है यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी। फेडरल रिजर्व अमेरिका का सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है। अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने पिछले कुछ सालों में अपने इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। Today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by 75 basis points. और अमेरिका में ज्यादा ब्याज मिलने लगा तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया की मार्केट से पैसा निकाला और अमेरिका में इन्वेस्ट कर दिया। जब सब अपना पैसा निकालकर यूएसए भागते हैं तो वो इंडियन रुपीस को बेचकर डॉलर खरीदते हैं, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग होता है और रुपया कमजोर। फिर बाकी बची हुई कंपनीज को ये डर होता है कि अगर रुपया और गिरा तो उनका बचा कुचा पैसा भी करेंसी कन्वर्जन में डूब जाएगा, इसीलिए वो भी अपना पैसा जल्दी जल्दी निकाल कर भागते हैं और हमारी करेंसी और गिरती है। यूपीए सरकार के दौरान 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। हाई इन्फ्लेशन थी और इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस की वजह से रुपया अचानक से क्रैश हुआ था। मोदी सरकार के दौरान डॉलर 50% बढ़ा लेकिन क्रैश नहीं हुआ। आज इंडिया के पास $600 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो यूपीए सरकार के दौरान सिर्फ $300 बिलियन था। अब होता यह है कि जैसे रुपया तेजी से गिरता है तो आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर को बेचकर रुपए को संभाल लेती है। लेकिन जो भी हो, रुपए का गिरना एक बहुत बड़ी समस्या है। इसकी वजह से महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि जो पेट्रोल मनमोहन सिंह की सरकार में 70 रुपए लीटर मिलता था आज वो 100 पार हो चुका है। गैस सिलेंडर जो उस समय 400 रुपए तक का मिलता था आज वो 1000 रुपए से ज्यादा का मिलता है। इसके अलावा सोना ले लो, चांदी, दूध, घर का राशन, हर चीज महंगी। हम 80% कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, गाड़ियां, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स सब बाहर से आता है। तो जैसे हमारे देश की करेंसी गिरती है तो आम नागरिकों के लिए चीजें और महंगी हो जाती हैं, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय इस देश में बढ़ती नहीं और महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। अब बात आती है टैक्स पॉलिसी और शेयर मार्केट के कंपैरिजन की। शेयर मार्केट पर बात करने से पहले आपको उसके टैक्स सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा। जब भी आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो सरकार आपसे दो तरह के टैक्स लेती है। पहला STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने कोई शेयर खरीदा और उसे 1 साल के अंदर बेच दिया तो उस शेयर से होने वाले प्रॉफिट को कहते हैं STCG, और अगर आप किसी शेयर को खरीदकर 1 साल के बाद बेचते हो तो उस शेयर पर होने वाले प्रॉफिट को कहते हैं LTCG। अब यहां पर शुरू होती है मनमोहन सिंह वर्सेस नरेंद्र मोदी टैक्स पॉलिसी की असली डिबेट। 1992 में मनमोहन सिंह जब देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय पहली बार LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स लगा था। लेकिन 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शेयर मार्केट से LTCG टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया, यानी 0% टैक्स ऑन LTCG। लेकिन STCG का 15% टैक्स चलता रहा। इससे हुआ ये कि
2004 से लेकर 2018 के बीच यानी पूरे 14 सालों तक स्टॉक मार्केट में LTCG टैक्स था ही नहीं। इसकी वजह से हुआ ये कि इन्वेस्टर्स को लंबे समय तक अपना पैसा मार्केट में रखने का हौसला मिला। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ी क्योंकि भारत एक टैक्स फ्रेंडली देश बन चुका था। म्यूचुअल फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी भी इतनी बड़ी कि 2004 से लेकर 2018 के बीच इंडियन शेयर मार्केट लगभग 5 गुना बढ़ गया। लेकिन फिर आता है 2018। मोदी सरकार अपने बजट में एक बड़ा बदलाव करती है। LTCG टैक्स को 10% के रेट से वापस से लाया जाता है। I propose to tax such long-term capital gain exceeding rupees 1 lakh at the rate of 10% without allowing the benefit of indexation. मोदी सरकार के इस एक फैसले से सब इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ा झटका मिला और इसके बाद 23 जुलाई 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एक और बड़ा डिसीजन लेती हैं। 2024 के बजट में सरकार LTCG टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर देती है और STCG टैक्स को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया जाता है। इस टैक्स बढ़ोतरी की वजह से मार्केट पर इतना गंदा असर पड़ा कि बजट वाले दिन ही सेंसेक्स अपने सबसे ऊंचे लेवल 80766 से गिरकर 79224 पर आ गया, यानी एक ही दिन में 1542 पॉइंट की भारी गिरावट। तो जब हम दोनों सरकारों का कंपैरिजन करते हुए शेयर मार्केट और टैक्स पॉलिसीज को कंपेयर करते हैं तो हमें एनडीए सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर दिखता है। मार्केट का कई बार क्रैश हो जाना और हर चीज पर बढ़ते हुए टैक्सेस। अब आता है इस पूरी डिबेट का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, फॉरेन पॉलिसी। अब फॉरेन पॉलिसी में इतना कुछ है डिस्कस करने को, सिक्योरिटी अलायंसेस, क्राइसिस मैनेजमेंट, डिप्लोमेसी, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी इस बात से डिस्कस की जाती है कि प्रधानमंत्री फोटो खिंचाते समय कहां पर खड़े हैं और जो असली मुद्दे हैं उन पर कोई चर्चा ही नहीं करता। आज हम तेल वहां से खरीद रहे हैं जहां से ट्रंप कहता है। ईरान और यूएसए के बीच जंग की वजह से जब हमारे देश में तेल की कमी आई तो किसी और दूसरे देश से तेल लेने की परमिशन भी हमें ट्रंप ने दी और इसके बावजूद कुछ लोग कहते हैं कि जितना सम्मान भारत का इस सरकार में है उतना आज तक नहीं हुआ। 10 जून को गल्फ ऑफ ओमान में यूएस नेवी एक कमर्शियल शिप पर अटैक करती है और उस अटैक की वजह से 3 इंडियंस की जान चली जाती है। अब पूरे भारतवासियों को यह यकीन था कि अमेरिका को करारा जवाब दिया जाएगा जिससे वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे, लेकिन हुआ ये कि हम अमेरिका को अपोलोजाइज तक नहीं करवा पाए और उल्टा जब प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से मिले तो कहते हैं कि आपकी वजह से पश्चिम एशिया में शांति की किरण नजर आ रही है। एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। इस पूरी डिबेट में उन्होंने ये बात 2 बार कही, लेकिन ट्रंप को ये नहीं कह पाए कि जिन 3 भारतीयों की जान यूएस नेवी ने ली है उसके लिए अमेरिका को माफी मांगनी पड़ेगी। जो देश हमसे पीछे हैं, जिनसे हमारा कोई कंपैरिजन नहीं, उनके सामने हम विश्व गुरु बनते रहते हैं, लेकिन जैसे ही बात अमेरिका की आती है तो हमारी अप्रोच बदल जाती है। हमने रिसेंटली अभी $500 बिलियन की डील और टैरिफ्स पर भी देख लिया कि हमारी अप्रोच यूएसए के सामने कैसी है। लेकिन जिस लीडर को साइलेंट प्राइम मिनिस्टर कहकर क्रिटिसाइज किया जाता है उस लीडर की अप्रोच अमेरिका के सामने कैसी थी। 2013 में इंडियन डिप्लोमेट दिव्यानी के साथ न्यूयॉर्क में बदतमीजी का मामला सामने आया था। तब उस वक्त के साइलेंट प्राइम मिनिस्टर ने बताया था कि भारत की असली ताकत क्या है। इंडिया ने अमेरिकन एम्बेसी के बाहर से सब बैरिकेड्स को हटवा दिया और सिक्योरिटी भी छीन ली और यूएस डिप्लोमेट से इस पूरी घटना पर जवाब मांगा और इसकी वजह से यूएस को घुटनों पर ला दिया। हमने 2 लीडरशिप की अप्रोच आपके सामने रखी। एक की अप्रोच जब 3 मासूम भारतीयों की जान चली जाए और दूसरी अप्रोच जब भारत के डिप्लोमेट के साथ सिर्फ बदतमीजी भी हो जाए। तो 10 साल पहले के भारत में और आज के भारत में बहुत ज्यादा फर्क है। पहले कोई गलती होती थी तो मिनिस्टर्स अकाउंटेबिलिटी लेकर रिजाइन करते थे, लेकिन आज किसी भी चीज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता। पेपर लीक, ट्रेन एक्सीडेंट, इथेनॉल, इन सब चीजों पर देश की जनता जवाब मांगती है, अकाउंटेबिलिटी मांगती है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता। उल्टा सवाल पूछने पर यूपीए सरकार का हवाला देकर मजाक बनाया जाता है कि ये कोई यूपीए की सरकार नहीं है जो हर बात पर रिजाइन कर देगी। जब लीडर्स अकाउंटेबिलिटी लेना ही नहीं चाहते, हजारों स्टूडेंट जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? हर सरकार में कुछ अच्छाई होती है और कुछ बुराई, लेकिन जरूरी ये है कि सरकार जनता से ऊपर ना हो जाए। सरकार के मंत्री अपने निजी स्वार्थ के लिए नई नई पॉलिसीज ना लाने लगे। सरकार जो भी करे बस जनता के भले के लिए करे। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।